my prey you're becoming. Bang, bang, I'm in motion. Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर बैंकिंग लेकर आपके सामने आए हैं। अभी तक हमने सारे माइक्रो के चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं, साथ में उसके नोट्स एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर अपलोड भी कर दिए। जाकर डाउनलोड कर लो। और मैक्रो की सीरीज शुरू हो चुकी है, इसमें चैप्टर नंबर 12 और 13 का वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। आज बात आ चुकी है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और पहला ही टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्या? व्हाट इज बैंक? सिलेबस में ही नहीं है, बढ़िया। फिर आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक, अगेन दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। अब बढ़ते हैं और मुख्य बात पर आते हैं, वो है हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है ना? कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं पहले तो ये समझना। मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे बताने जा रहा हूं कमर्शियल बैंक कौन होते हैं। वो बैंक जहां पर एक आम आदमी जाकर अपना खाता खुलवा सकता है। ठीक है, मैं जाऊंगा, एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, यहां पर जाऊंगा, अपना अकाउंट खुलवा सकता हूं। तो वो सारे बैंक जो जनरल पब्लिक से डीलिंग करते हैं उनको हम लोग कमर्शियल बैंक कहते हैं। आसान भाषा में समझ पाया। अब इनके हम फंक्शंस के बारे में समझने आ रहे हैं। पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बोले तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे जमा करवाना। अब हम कमर्शियल बैंक में जाकर पैसे किस किस रूप में जमा कर सकते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पैसे जमा करवाना। ठीक है ना? 3 तरह के अकाउंट होते हैं जहां पर एक आदमी जाकर पैसा जमा कर सकता है। पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या होता है? करंट अकाउंट डिपॉजिट जनरली बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक के अंदर खोलता है। इस तरह के अकाउंट पर जितने मर्जी चाहे उतने ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है ऑन डिपॉजिट्स। मैंने लिखा भी है, दीज अकाउंट्स आर मोस्टली हेल्ड बाय बिजनेसमैन। डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट इज पेबल ऑन डिमांड, hence known as demand deposits. Money can be withdrawn through checks. कैसे भी चाहो वैसे पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट मतलब आम लोग जहां पर पैसा जमा करते हैं, सैलरी वाले लोग, पेंशन वाले लोग, जो एम्प्लॉयड नहीं है, जो बिजनेसमैन नहीं है, वो खोलते हैं सेविंग डिपॉजिट्स। These accounts are held by general public. There is restriction on number of transaction. तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे हमेशा एक रेस्ट्रिक्शन होगी। मनी कैन बी विड्रॉन बाय चेक्स, या आप कुछ भी तरह से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसके तीसरा अकाउंट भी होता है जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? हमने बैंक के अंदर पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जमा कर दिया होता है और उस पर हमको जनरली ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। Money in these accounts are deposited for certain time period like 6 months, 1 year, 2 year, etc. These deposits are also known as time deposits and recurring और cumulative deposits भी इसके अंदर आता है। आरडी मतलब महीने महीने आप पैसे जमा करते रहते हैं, आफ्टर सम टाइम पीरियड बाद आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो एफडी आरडी एक ही बात है, दोनों को टाइम डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। दूसरा जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन कॉमर्स आल्सो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वाला चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 2 वहां पे पढ़ा हुआ है। तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स, अब बैंक कस्टमर्स को कई तरह का लोन देता है। एक एक करके किस तरह का लोन दे सकता है कमर्शियल बैंक टू द जनरल पब्लिक, आइए जानते हैं। सबसे पहला लोन है जिसको हम लोग कैश क्रेडिट के नाम से जानते हैं। कैश क्रेडिट को ना सीसी लिमिट के नाम से भी जाना जाता है, और ये बैंक एक बिजनेसमैन को ऑफर करती है कमर्शियल बैंक। जनरली होता क्या है पता है बेटा, इस तरह के बैंक ना एक लिमिट प्रोवाइड करती हैं। लेट्स से एक जैसे एचडीएफसी बैंक ने मेरे को 10 लाख रुपए की लिमिट प्रोवाइड कर रखी, तो मेरी कैश क्रेडिट लिमिट है 10 लाख रुपए की। अब मैं इसमें से जितना पैसा यूज करूंगा मुझे उसके ऊपर ही सिर्फ इंटरेस्ट पेबल होगा,
बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बात समझ में आया। जैसे मेरे 10 लाख रुपए का लोन है, मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए ही इस्तेमाल किए, तो मुझे इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख पे करना पड़ेगा, पूरे 10 लाख पर नहीं पे करना पड़ेगा। आओ जरा देखते हैं। कैश क्रेडिट इज वेरी पॉपुलर अगेन बिटवीन Indian businessmen. That this loan is given to the borrower against his current assets. Current assets को गिरवी रखने के बाद दिया जाता है. The banks open an account in the name of the borrower and allows him to withdraw the borrowed amount as and when he requires the money. The bank charges interest not on the entire amount but on the actual amount withdrawn. जो मैंने आपको बताया 10 लाख की लिमिट है, सिर्फ 2 लाख इस्तेमाल किया है तो सिर्फ 2 लाख पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पर नहीं देना पड़ेगा। सबको समझ में आया? अगला आता है आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? बैंक यहां पर लंप सम में एक साथ इकट्ठा पैसे लोन के रूप में बोरोवर के अकाउंट पर ट्रांसफर कर देता है और यहां पर इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर चार्ज किया जाता है, चाहे बोरोवर पूरा अमाउंट इस्तेमाल करे या ना करे। In this case, entire amount of the loan sanctioned is credited in lump sum to the borrower's account. The borrower has to pay interest on the entire amount. This type of loan is given for a fixed time period. सब बच्चों को समझ में आ रहा है? दोनों तरह की चीजें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़े। अब तीसरा होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? मान लेते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा बैंक के साथ काफी अच्छे संबंध हैं और मेरे अकाउंट में पड़े थे मान लो 3 लाख रुपए और मैंने एक चेक काट दिया 5 लाख रुपए का। सिंस मेरी रेप्यूटेशन बैंक के साथ बहुत अच्छी थी तो बैंक ने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ओवरड्रॉ कर दिए। तो 2 लाख रुपए जो बैंक ने अपनी तरफ से लगाकर मेरा चेक क्लियर किया है, मुझे उस 2 लाख पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट पेबल होगा टू द बैंक। दिस फैसिलिटी इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आओ जरा पढ़ते हैं। Overdraft facility are generally granted to the reliable customer against appropriate securities. Overdraft facilities are provided for a short period. Overdraft facility allows customers to draw check in excess of the balance standing in his account. The bank charges interest only on the amount overdraw. जितना पैसा ज्यादा लिया जाता है उसी के ऊपर इंटरेस्ट पेबल है, बाकी सब पर नहीं। ये फैसिलिटी भी बिजनेसमैन को ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वैसे आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा था, वहां पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको बात समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है और मुझे तुरंत पैसों की आवश्यकता है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, वो बिल उसको दूंगा, बैंक से बोलूंगा कुछ चार्जेस वगैरह काटना है तो काट लो, डिस्काउंट करके मुझे ये बिल का पैसा दे दो। तो क्या होगा कि बैंक कुछ चार्जेस काट लेगा और बाकी पैसा मुझे प्रोवाइड कर देगा। दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिख कर आना है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर ऑन द डेटर। Such bills of exchange are normally issued for a period of 90 days. ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। However, if creditor needs money before 90 days, he can discount the bill from the bank. The bank deducts discounting charges and remit the balance amount to the owner. ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ गई? क्लियर? ये चारों तरह के लोन समझ में आ गए बेटा जी। अब आते हैं थर्ड फंक्शन पे। पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा था एडवांसिंग लोन, तीसरा है फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक्स। मतलब बैंक हमें एक सहूलियत या एक फैसिलिटी देती है कि आप चेक के माध्यम से पैसा विड्रॉ या किसी को पे कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक। अगला है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अगेन ये टॉपिक भी आपने कॉमर्स में चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स में पढ़ा है। अब बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है सर्विस कि मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकता हूं। कैसे? चेक्स के थ्रू, ड्राफ्ट्स के थ्रू, IMPS के थ्रू, RTGS, NEFT, ठीक है ना, ये सारी फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। सब बच्चों को समझ में आ रही है बात? खैर आगे बढ़ते हैं और अगला है एजेंसी फंक्शन। पता नहीं मुझे अंदर से इतनी ज्यादा गट फीलिंग आ रही है कि ये टॉपिक आपको इस साल 2026 के इम्तिहान में जरूर पूछा जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, और हो भी सकता है भाई अगर लग रहा है तो। एजेंसी फंक्शन मतलब क्या होता है? इसके मतलब मिसलेनियस और क्या क्या फंक्शन है बैंक के, वो बताना है। द कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। मेरे बिहाफ पर कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने का काम करता है बैंक। अगला, द कमर्शियल बैंक मेक वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। मतलब
कस्टमर्स के बिहाफ पर बैंक पेमेंट करने का भी काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये मेरे बिहाफ पर अगर मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बैंक को दे रखे हैं तो वो कर देगा। अगला क्या है, कमर्शियल बैंक एक्ट्स एज एजेंट्स ऑफ देयर कस्टमर्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो एजेंट का भी काम करता है बैंक अगर मुझे सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ पैसा लगाना या विड्रॉ करना है। द कमर्शियल बैंक एक्ट्स एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ द विल आफ्टर डेथ, अगर मेरे मरने के बाद मेरी जो विल का एग्जीक्यूशन है उसका काम का जिम्मेदारी भी बैंक के पास होती है। तो दीज आर सम एजेंसी फंक्शन विच यू नीड टू प्रिपेयर वेल। ठीक है ना बेटा जी, आगे बढ़ा जाए। अगला है जनरल यूटिलिटी सर्विस। इसके अलावा बैंक क्या देता है आपको, लॉकर फैसिलिटी देता है, क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी देता है, टैक्स के असिस्टेंस देता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देता है। ये कुछ अदर जनरल यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो बैंक ऑफर करता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब बैंक पैसा कैसे बनाते हैं, बैंक पैसा कमाते कैसे हैं, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने केस ले रखा है, आओ इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक केस ले रखा है, समझते हैं ये केस क्या कह रहा है। ये केस कह रहा है, मान लेते हैं एक बैंक है जो कि जिसका नाम है एसबीआई। ये एसबीआई बैंक है। इस एसबीआई बैंक में बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कराया, लेट्स से 10,000 रुपीज। अब ये 10,000 रुपीज एसबीआई बैंक के लिए क्या कहलाएंगे, एसबीआई बैंक के लिए कहलाएंगे डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बात समझ में आई? हमने यहां पर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रिजर्व ले रखा है 20%। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं कि हर बैंक अपने डिपॉजिट का 20% पैसा अपने पास रखता है टू मीट द करंट लायबिलिटीज, और बाकी का वो 80% पैसा लोन देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है। ये मैंने अजम्पशन ले रखा है। ये 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब अगर एसबीआई के पास 10,000 रुपए आए हैं तो उसका 20% मतलब 2,000 रुपए वो एज अ रिजर्व रख लेगा और बाकी 8,000 रुपए किसी को लोन देकर उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। मान लेते हैं ऐसा हुआ, मान लेते हैं एसबीआई ने 8,000 रुपए का लोन दिया किसी बंदे को और उस बंदे का नाम है लेट्स से ए। अब ए का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो 8,000 का लोन चला जाएगा उसके एचडीएफसी बैंक के खाते में। अब एचडीएफसी बैंक को कितना पैसा मिल गया, 8,000। एचडीएफसी क्या करेगा, इसका 20% 1,600 रिजर्व रखेगा और 6,400 का लोन दे देगा। अब लोन जिसको दिया मान लो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा 6,400 का 20% अपने पास रखेगा, बाकी 80% किसी को लोन दे सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि बोरोवर पैसा कैश विड्रॉ नहीं करता है, वो सारा का सारा पैसा बैंकिंग चैनल से ही इस्तेमाल करता है। बात समझ पा रही है? अब इसी को एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा। आओ जरा मैं पूरी बात तुमको सारी घटना सिखाता हूं कि यार आपको प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में लिख कर क्या आना है। जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं वैसा ही आपको इम्तिहान में लिखकर आना पड़ेगा। मैंने कुछ राउंड्स बनाए हैं, जैसे ये है बैंकिंग राउंड्स, फिर है इंक्रीज इन डिपॉजिट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व और इंक्रीज इन लोन्स। ठीक है, अजम्पशन ले रखा है, लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा पहला बैंक है, उसमें 1,000 रुपए लोगों ने जमा कराए। मैंने यहां पे अजम्पशन ले रखा है 1,000 रुपए डिपॉजिट हुए और रिक्वायर्ड रिजर्व है 20%। ठीक है ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, 20% बोले तो 200 रुपए एज रिजर्व रख लेगा, बाकी 800 रुपए का लोन दे देगा। क्या स्टेप नंबर 1 समझ में आया? अब लेट्स से जिसको वो लोन दे रहा है उसका अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, दिस इज राउंड 2। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितने पैसे आ जाएंगे, 800 रुपए। तो यूनियन बैंक क्या करेगा, उसका 20% बोले तो 160 अपने पास रख लेगा और 640 रुपए का लोन दे देगा। अगला स्टेप है आईसीआईसीआई बैंक, मान लेते हैं जिसको लोन दिया उसका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो आईसीआईसीआई बैंक में कितने आ गए 640, तो उसका 128 रुपए वो अपने पास रखेगा और 512 का लोन दे देगा। तो दिस स्टेप विल कंटिन्यू। तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि ये स्टेप कितना चलेगा, मतलब मेरे पास कितना कैश रिजर्व आएगा, कितना डिपॉजिट्स बनेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर फॉर्मूला। अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या बोलता है, हमको निकालना होता है इंक्रीज इन डिपॉजिट्स
और ये निकालते हैं 1/RR इंटू डेल्टा डी। अब RR क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व। डेल्टा डी क्या है? इनिशियल डिपॉजिट। डेल्टा डी क्या है? इनिशियल डिपॉजिट। सबको समझ में आई कि नहीं आई बात? तो 1/RR मतलब 1/20%। इनिशियल डिपॉजिट था 1000, सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 5000 रुपीज। मतलब डिपॉजिट कितना इंक्रीज हुआ? 5000। इसका 20% मतलब 1000 का रिजर्व और 4000 का लोन जनरेटेड होगा। अब तुम अगर एक्चुअल में डीप डाइव करो तो पैसा तो सिर्फ 1000 है, लेकिन 1000 पर लोन कितने का जनरेट हो रहा है? 4000 रुपए का। और इसी तरह से पूरा बैंकिंग सिस्टम पैसा अर्न करता है एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सब बच्चों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? चले बढ़े अगले टॉपिक पर। भाई अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तुम्हें पता है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन अभी तक सिलेबस में नहीं हुआ करते थे, ये लास्ट ईयर से ही हमारे सिलेबस में आए हैं, तो इसलिए बहुत क्रूशियल हो जाते हैं आपके इम्तिहान के लिए, बिकॉज कई साल तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आओ देखते हैं। सबसे पहला टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स। हम क्रेडिट क्रिएशन का लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। भाई जितना ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व होगा उतना हम ज्यादा आप लोन जनरेट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज लिमिटेड बाय द प्राइमरी डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। द लार्जर द कैश रिजर्व्स अवेलेबल, द लार्जर विल बी द क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। जितना ज्यादा लोग बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करेंगे, इतना ज्यादा लोग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करेंगे, उतना ज्यादा लोन और क्रेडिट जनरेट कर सकती है कमर्शियल बैंक। अगला कैश रिजर्व रेशियो। अब बात समझ आ, जितना ज्यादा रिजर्व रखोगे उतना कम लोन जनरेट कर पाओगे, और जितना कम रिजर्व रखोगे उतना ज्यादा लोन आप जनरेट कर सकते हैं। द पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स that the banks maintain. The smaller the cash reserve ratio, the more will be credit created and vice versa. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? अगला बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अगर हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग बैंकिंग हैबिट हैं, मतलब बहुत सारे लोग बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा। अच्छा तुम्हें लगता होगा कभी कभी पढ़ते पढ़ते सर ये ऊपर क्यों दिखने लगते हैं? तो एग्जैक्टली मेरे सामने कैमरा है, उस कैमरे के ऊपर है मेरी स्क्रीन, जहां पर मैं देखता हूं कि बोर्ड ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। So this is how I make videos. So if people are in habit of using checks, drafts, digital payments, bank needs to maintain smaller amount of cash reserves and therefore can create more credit and vice versa. ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा क्रेडिट जनरेट होगा। अगला है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। हमारे देश में लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए उनको लोन लेते समय कोई प्रॉपर असेट वो गिरवी या मॉर्टगेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको लोन नहीं मिलता है। An important factor that limits the power of banks to create credit is the availability of adequate securities. Bank generally gives secured loans. If proper securities are not available with the public, a bank cannot create credit. अगर अच्छी तरीके से रिसोर्सेज या सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं है, बैंक क्रिएट नहीं कर पाएगा क्रेडिट। अगला है बिजनेस कंडीशन। अगर प्रॉस्पेरिटी है, अगर बूम है, सब कोई ग्रो कर रहा है, उस केस में ज्यादा क्रेडिट जनरेट करती है कमर्शियल बैंक, और रिसेशंस, डिप्रेशंस के समय लोग लोन लेना पसंद नहीं करते, उस समय कम क्रेडिट जनरेट होगा। अगला है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक बोलता है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा लोन देना है तो बैंक देगा, और अगर सेंट्रल बैंक लिमिटेशन लगाता है कि आप लोन नहीं दे सकते तो आपको कम लोन देना पड़ेगा। तो ये पूरा पूरा मनी सप्लाई की सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के ऊपर भी निर्भर करता है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब रोल ऑफ कमर्शियल बैंक हमारे सिलेबस में नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ने, विच इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। सबसे बड़ा बैंक है, बाप बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वो है। अब आगे बढ़ते हैं मेरी जान और देखते हैं क्या क्या हमको आरबीआई के अंदर पढ़ना है। आरबीआई को अपन लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं, आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले आता है इसके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू बोले तो नोट छापने की मशीन किसके पास? आरबीआई के पास।
भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दू बीन। भैया वो कौन है? वो है आरबीआई। लेकिन याद रखना, 1 रुपए की नोट कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारी नोट्स कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब बैंक कई रोल्स, जो आरबीआई है ना, वो कई रोल्स करता है, रोल्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले एज बैंकर टू बैंक, एज बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस एज परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक। मतलब सरकार का खाता कौन मेंटेन करता है? सरकार का खाता मेंटेन करता है आरबीआई। दूसरा क्या है? एज अ फिस्कल एजेंट। फिस्कल एजेंट का मतलब क्या है? सरकार के कर्जों का लेन देन करना, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, यह भी काम करता है आरबीआई। तीसरा क्या है? एज एन एडवाइजर, मतलब गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना, मॉनेटरी पॉलिसीज डिजाइन करना, इसका भी काम आरबीआई करता है। आगे बढ़े, अगला है बैंकर टू द बैंक। बैंकर टू द बैंक का मतलब क्या है? हर कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट होगा वो आरबीआई के अंदर होगा। तो मतलब बैंक का भी बैंक कौन है? आरबीआई। तो एज अ बैंकर बैंक, सेंट्रल बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है? पहला देखो, एक्ट्स एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो रिजर्व अपने पास रखते हैं ना, वो कहां डिपॉजिट करते हैं? आरबीआई के पास। तो सबका रिजर्व आरबीआई के पास। दूसरा, सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स क्रेडिट, मेनली शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। उधार देने का भी काम करता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक इंश्योर्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट जो क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक, उसको भी कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है। अगला, कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पूरे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको भी कंट्रोल करता है आरबीआई। कैसे? ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री आर रूटेड थ्रू सेंट्रल बैंक। Central bank tries to maintain stability of foreign exchange rate. It enforces exchange control regulation prescribed by government from time to time. तुम्हें पता है क्या होता है? जैसे कि मान लो मेरे को आईफोन खरीदता है, और आईफोन तो भाई अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अमेरिका से जब हम इंपोर्ट करेंगे, हमको तो, मैं तो पैसे उसके इंडियन करेंसी में दूंगा, और भारत सरकार उसको अमेरिका को पैसा यूएस डॉलर्स में देगा। तो यहां पर बीच में आरबीआई आती है। तो ये जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं, दोस ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रूटेड थ्रू आरबीआई। क्लियर है? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और अगला है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने लगेगा तो आरबीआई विल स्टेप इन एंड डूबते हुए बैंक को बचाने का काम आरबीआई का है। जैसा अभी थोड़े दिन पहले यस बैंक के साथ आरबीआई आई थी और आरबीआई ने यस बैंक को बचाया। द सेंट्रल बैंक आल्सो एक्ट्स एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। When commercial bank have exhausted their resources and are in need of funds, they approach central bank as last resort. तो ये कुछ functions थे जो आपने अभी तक पढ़े हैं। अगले फंक्शन की तरफ आते हैं, क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर एक बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर कुछ लाइबिलिटी वगैरह आती है तो उसको सेटलमेंट करने का काम भी आरबीआई करता है। आओ देखते हैं। एवरी डे कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट बैंक इशू चेक्स drawn on their banks. This creates needs of settling claims of commercial banks on each other. मतलब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक चेक काटा एचडीएफसी के ऊपर, एचडीएफसी ने काटा एसबीआई के ऊपर, तो इंटर बैंक चेक्स कट रहे हैं ना, तो उसको सेटल करने का काम कौन करेगा? आरबीआई। Since commercial bank keep their cash reserve with the central bank, it is easier and convenient to clear and settle their claims on each other by making debit and credit transfers in their accounts maintained. तो आरबीआई एक दूसरे के बैंक के सेटलमेंट को अपनी तरफ से पूरा कर देता है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आओ जरा शुरू करते हैं हम लोग कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब मनी कंट्रोल। उसके पहले एक देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? कई बार आरबीआई लिबरल एंड चीप रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक एंड गिव्स वेरियस टाइप्स ऑफ कंसेशंस। मतलब बहुत तरह की स्कीम्स लेकर आती है, प्रमोशनल स्कीम या डेवलपमेंट स्कीम, ताकि पूरे देश की तरक्की हो सके। सेंट्रल बैंक असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक डेवलपमेंट बैंक्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टेबल फंड्स। मतलब सिडबी हो गया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई हो गया, इन सबको भी फंड करने का काम करती है ताकि देश में सुचारू रूप से एमएसएमई और बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलें बढ़े आगे। एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। हर साल
आरबीआई अपनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है सो दैट पूरी दुनिया, पूरे इंडिया को पता चल सके कि भारत की आज की कंडीशन क्या है। चलो भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, क्रेडिट कंट्रोल या मनी कंट्रोल। उसको समझने के लिए तुमको सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी। क्या? एक सिचुएशन होती है मेरे भाई इन्फ्लेशन की, और दूसरी सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, मतलब प्राइस का बढ़ना। और प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि डिमांड बढ़ती है। और डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इन्फ्लेशन को सही करने के लिए लोगों की हाथ से पैसा कम करना पड़ेगा। डिफ्लेशन इसका ऑपोजिट होता है। डिफ्लेशन में क्या होगा? प्राइसेस कम होंगे। प्राइस क्यों कम होते हैं? क्योंकि डिमांड कम होती है। और डिमांड कम क्यों होती है? क्योंकि लोगों की इनकम कम है। तो डिफ्लेशन को सही करने के लिए लोगों की हाथ में उनकी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को, इस कंसेप्ट को तुम्हें बैठा कर चलना पड़ेगा व्हेन आई विल टीच द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है क्वांटिटेटिव मेथड्स। हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई के टू कंट्रोल मनी। ठीक है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आती है बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट का मतलब इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी लंबे समय के लिए, उसको बोलेंगे बैंक रेट। इसी के साथ साथ एक और रेट होता है रेपो रेट। सेम चीज है, यहां पर भी आरबीआई लोन देगी कमर्शियल बैंक को, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अब मेरी बात समझना, अगर आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा देती है, ठीक है ना, बैंक रेट बढ़ा देगी तो महंगे रेट पर लोन मिलेगा कमर्शियल बैंक को। अगर बैंक को महंगे रेट पर लोन मिल रहा है तो जनरल पब्लिक को भी बट ऑब्वियस सी बात है महंगे रेट पर ही लोन मिलेगा। और जब महंगे इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा तो लोग लोन कम लेंगे। इसीलिए इन्फ्लेशन के समय बैंक रेट को बढ़ाया जाता है और डिफ्लेशन के समय बैंक रेट को कम किया जाता है। साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ लेना कि ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। कभी कभी आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है तो वो कमर्शियल बैंक से ले लेती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सब बच्चों को बात समझ पे आ गई कि बैंक रेट क्या है। अब बात करते हैं ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं। पता है तुमको, आरबीआई के पास कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जो वो मार्केट में सेल और परचेज करता है। जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है इकोनॉमी में तो वो अपने बॉन्ड्स को मार्केट में सेल कर देता है। सेल करेगा तो लोग उस बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब लोग उस बॉन्ड से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, तो वो कम डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। और डिफ्लेशन के समय पर आरबीआई इन्हीं सिक्योरिटीज को बाय बैक कर लेती है, मतलब परचेज कर लेती है। तो इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट। इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है और डिफ्लेशन के समय इन सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है। सब बच्चों को बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं? अगली बात करने जा रहे हैं हम कैश रिजर्व रेशियो की। अब बात समझना, ये सीआरआर होता क्या है। हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का, मतलब जितने लोग कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, उसको डिपॉजिट बोलते हैं, अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसी का उल्टा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने बैंक में ही रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, मतलब कैश, गोल्ड, इन सब के फॉर्म में। लेकिन ये पैसा, ये जो रिजर्व होता है, जो डिपॉजिट है, ये बिना आरबीआई के परमिशन के खर्च नहीं कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन आएगा तो ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि कम लोन दिया जा सके, और डिफ्लेशन के समय कम रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके। समझ में आ रही बात? कैश रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक which they are required to keep with central bank. During inflation, CRR is increased and during deflation, CRR is reduced.
इसी के से मिलता जुलता स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक which it has to keep with itself, अपने पास ही रखना है in the form of cash of gold, government securities। और सेम चीज है, इन्फ्लेशन के समय SLR बढ़ाया जाता है और डिफ्लेशन के समय SLR कम कर दिया जाता है। ये सारी बातें आपको आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना भाई, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है ना? तो आप थोड़ा सीरियस हो रहे हो ना अपनी पढ़ाई के लिए यार। और वैसे भी परसेंटेज बूस्टर आने वाला है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जो पढ़े वो क्वांटिटेटिव मेथड्स थे। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। पहला क्वालिटेटिव मेथड्स आते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब ये क्या होता है? A certain percentage of the price of durable goods is paid to by the consumer as cash down payment and the remaining price is financed by the bank as credit। अब तुमने कभी मोबाइल फोन, टेलीविजन, एसी वगैरह मार्केट से खरीदा होगा और मान लेते हैं वो सामान आपने लोन पर खरीदा है। तो क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं आईफोन मैंने मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे खरीदा, जो कि रिसेंटली मैंने अभी एक फोन खरीदा था OnePlus 25 अल्ट्रा कुछ ऐसे करके, तो 1.25 लाख रुपए का फोन था, तो मैंने 25,000 रुपीज उसके डाउन पेमेंट दे दी और 1 लाख रुपए जो था वो लोन में हमने ले लिया और उसकी पैसे हम इंस्टॉलमेंट पे देने लगे। अब पता है क्या, इन्फ्लेशन के समय ये डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग लोन ना लें, और डिफ्लेशन के समय इस डाउन पेमेंट को कम कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले सकें। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डाउन पेमेंट इज इंक्रीज एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन डाउन पेमेंट इज रिड्यूस्ड। सब बच्चों को समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब तुम समझना ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मान लेते हैं मेरे पास एक घर है 1 करोड़ रुपए का। अब मैं बैंक के पास गया कि बैंक मुझे लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला तुम्हारे पास सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए क्या है? मैंने कहा मेरा घर रख लो। तो बैंक ने 1 करोड़ रुपए का घर गिरवी किया और मुझे बदले में 80 लाख रुपए दे दिए। तो जो 20 लाख रुपए बैंक ने एक्स्ट्रा अमाउंट रखा, दैट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इन्फ्लेशन के समय क्या होता है बेटा, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है ताकि कम से कम लोग लोन लें, और डिफ्लेशन के समय ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड अगेंस्ट दीज सिक्योरिटीज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो मैंने बताया आपको, इन्फ्लेशन के समय मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया जाता है और डिफ्लेशन के समय मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। सबको समझ में आ रही बात? अब बात करने जा रहे हैं हम क्रेडिट रैशनिंग की। क्रेडिट रैशनिंग 2 तरह से होती है, एक एक करके समझते हैं। पहला देखो, सेंट्रल बैंक में फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच कैन बी गिवन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट रैशनिंग मतलब क्रेडिट के ऊपर कोटा लगाना, मतलब कितना लोन दे सकते हैं उसके ऊपर कोटा लगाना। या तो आरबीआई एक लिमिट फिक्स कर देगी, एक मैक्सिमम अमाउंट बता देगी कि इससे ज्यादा लोन कोई भी नहीं दे सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, द सेंट्रल बैंक में फिक्स द मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोन्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक टू इट्स टोटल डिपॉजिट। जैसे कि आरबीआई ने बोला कि हर बैंक अपनी डिपॉजिट का सिर्फ 30% ही लोन दे सकता है। तो मान लेते हैं एसबीआई में थे 100 करोड़ रुपए, तो एसबीआई 30 करोड़ का लोन दे सकता है। और लेट्स से यूनियन बैंक में थे 50 करोड़ रुपए, तो यूनियन बैंक 50 करोड़ का सिर्फ 30% बोले तो 15 करोड़ ही लोन दे सकता है। तो पहला तरीका क्या है कि मैक्सिमम लिमिट तय कर देना, दूसरा क्या है, रेशियो निकाल देना लोन टू डिपॉजिट का। क्लियर है कि नहीं? इस 2 तरीके से क्रेडिट रैशनिंग करती है आरबीआई। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय आरबीआई ऑन कमर्शियल बैंक्स, और बोलती है कि प्लीज अब आप लोन नहीं देंगे, ये ऑर्डर है, परसुएशन नहीं है। तो सेंट्रल बैंक कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स। Direct actions are various directives issued by commercial bank from time to time to regulate issued to commercial bank from time to time to regulate their lending and investment activities. So strict action लेती है आरबीआई की इन्फ्लेशन चल रहा है लोन मत दो, डिफ्लेशन चल रहा है लोन दे सकते हो। मॉरल सॉल्यूशन इसका उल्टा है, समझाने वाली दोस्त वाली बात, प्लीज कमर्शियल बैंक प्लीज, ठीक है यार, इन्फ्लेशन चल रहा है भाई लोन मत देना यार भाई, डिफ्लेशन चल रहा है भाई लोन दे देना भाई। तो परसुएशन, प्यार मोहब्बत से समझाना। डायरेक्ट एक्शन स्ट्रिक्ट है। इट इज अ मेथड ऑफ परसुएशन, रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल सजेशन एंड एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक by the central bank. Central bank explains the need
for adoption of a particular monetary policy and appeals them to follow this policy. प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश. और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पब्लिसिटी. न्यूज़पेपर में इश्तहार देना, टीवी में बताना कि भाई सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, आप लोग लोन ना लें, या सिचुएशन अच्छी चल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा लोन लेना शुरू कर दें. Publicity is another method of selective control. The central bank uses this method both for influencing credit policies of the commercial bank as well as influence public opinion in the country. तो यहां तक तुमको बात समझ में आई होगी. And this is it from the entire banking chapter. Go prepare this chapter. Do download the notes and percentage booster आने वाला है.